कहाँ चले देवर जी, हमारा नेक तो देते जाइए। सुरभि ने अपने देवर अमन से कहा। भाभी, दोनों दीदियों ने तो लूट ही लिया है। लीजिए, जो बचा खुचा है तो आप भी ले लीजिए। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो मेरे बेटे के समान हो, तुमसे क्या नेक लेना। जाओ, तुम बेफिक्र होकर अपने कमरे में जाओ। नेहा तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। थैंक यू भाभी, जो आपने मेरे लिए नेहा को पसंद किया। थैंक यू किस बात का अमन, बड़ी बहू होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था कि इस घर के लिए ऐसी लड़की लेकर आऊं जो बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी हो, और मुझे ये सब गुण अपनी चचेरी बहन नेहा में दिखे। और उसने भी तुम्हें पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था, और फिर मम्मी पापा के अलावा और भी रिश्तेदारों को नेहा बहुत पसंद आई, इसलिए इस रिश्ते में कोई अड़चन ही नहीं आई। फिर नेहा है भी तो कितनी खूबसूरत। लेकिन फिर भी भाभी, नेहा को ढूंढा तो आपने ही था, इसलिए इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है। बस बस रहने दे, अब मेरे गुणगान करना बंद कर। ये बातें तो बाद में भी होती रहेगी। जा पहले अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जा, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। जी भाभी। और ऐसा कहकर अमन जाने लगा तो सुरभि ने पूछा, कोई गिफ्ट लिया है उसके लिए या नहीं। हाँ भाभी, सोने की चेन लाया हूँ। तब ठीक है, जा, और उसे ज़्यादा मत सताना। सुरभि मुस्कुराते हुए बोली, और इधर अमन शर्माते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। अमन के जाने के बाद सुरभि भी सोने के लिए वहीं हॉल में लगे अपने बिस्तर पर जा लेटी। अभी ज़्यादातर मेहमान घर पर ही थे, कुछ ही मेहमान गए थे, इसलिए सुरभि ने अपना कमरा शादी में आई लड़कियों को दे रखा था और खुद बुजुर्ग महिलाओं के साथ हॉल में बिस्तर लगाकर सो रही थी। पुरुषों का ठिकाना पड़ोस के घरों में हो गया था, इसलिए वे सभी वही आराम कर रहे थे। शादी की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू होने के नाते सुरभि ने ही संभाली थी। वो इतने दिनों से काम कर कर के थक के चूर हो चुकी थी, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही फौरन उसकी आंख लग गई। अभी सुरभि को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक जोर की चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि सभी अपने अपने बिस्तर पर हड़बड़ाकर बैठ गए। सुरभि भी नींद से जाग उठी और सबसे बोली, कौन चीखा। तभी बड़ी बुआ जी बोली, हम में से तो कोई नहीं चीखा, चीख तो शायद अमन के कमरे से आई है। अमन के कमरे से? ये भला कैसे हो सकता है। हाँ भाभी, अमन के कमरे से ही चीख आई है। सुरभि की बड़ी ननद किरण बोली। सच में? सुरभि ने दोबारा पूछा। हाँ, वहीं से चीख आई है, किरण ने दोबारा जवाब दिया। तब सुरभि की सास आभा बोली, सुरभि जाकर देख तो कि क्या बात है। हम लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नई बहू से कुछ भी पूछते ठीक नहीं लगेगा। वो तो तेरी बहन है, तो तू उससे आसानी से कुछ भी पूछ सकती है, क्योंकि चीखी तो नेहा ही थी। ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी जाकर देखती हूँ कि क्या बात है। और फिर सुरभि अमन के कमरे की ओर चली गई और उसने दरवाजा पर धीरे से दस्तक देते हुए पूछा, नेहा, सब ठीक है ना। और फिर सुरभि के ऐसा पूछने पर नेहा ने दरवाज़ा खोला और सुरभि से लिपटकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। नेहा को रोता देखकर सुरभि बहुत घबरा गई और उससे पूछा, क्या हुआ? नेहा, तू रो क्यों रही है? अमन ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं दीदी, वे कुछ कह ही कहाँ पाए। तेरे कहने का मतलब क्या है नेहा? साफ-साफ बोल, मैं कुछ समझी नहीं। सुरभि ने घबरा कर पूछा। दीदी, जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गए, इसलिए डर के मारे मेरी चीख निकल गई। ये क्या कह रही है तू? हाँ दीदी, उन्होंने कुछ बातें की और फिर जैसे ही मेरा घूंघट उठाया तो बेहोश हो गए। चल, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है। सुरभि अमन के पास गई और पानी की बूंदें उसके चेहरे पर डालकर उससे होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अमन होश में नहीं आया। तो वो भागते हुए हॉल में गई और फौरन टेलीफोन करके डॉक्टर साहब को बुलाया। इसके बाद घर के सभी लोगों को बताया कि अमन बेहोश हो गया, तो सभी भागकर अमन के कमरे में पहुंचे। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आ गए और उन्होंने अमन का इलाज शुरू किया और कुछ देर बाद अमन होश में आ गया। तब डॉक्टर साहब बोले, शायद शादी की थकावट से ऐसा हुआ होगा, इन्हें आज की रात आराम करने दीजिए, कल तक ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। फिर डॉक्टर साहब चले गए। उनके कहने पर सुरभि ने नेहा को अपने कमरे में सुला दिया और अमन दूसरे मेहमानों के साथ जा लेटा, क्योंकि अमन को अकेले उस कमरे में लिटाना उचित नहीं था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और इसी तरह पूरी रात बीत गई, फिर सुबह हो गई और इसी तरह पूरा दिन भी बीत गया और फिर से रात आ गई। आज रात फिर सुरभि नेहा को दुल्हन बनाकर उसके कमरे में बैठा आई और अमन से उसके कमरे में जाने को कहा। और पहली रात की तरह अमन फिर नेहा के पास पहुंचा और फिर से वही चीख सुनाई दी और आज फिर से सभी डर गए। सुरभि फिर कमरे में पहुंची तो आज भी वही हाल था। अमन फिर बेहोश था और फिर डॉक्टर साहब को बुलाया गया, लेकिन इस बार डॉक्टर साहब ने कहा कि अमन के बेहोश होने की वजह थकावट नहीं है, आप इन्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, वे ही इनकी बीमारी की ठीक ठीक
वजह बता पाएंगे? ये बात सुनकर वहां मौजूद महिला मेहमानों के बीच खुसुर-फुसुर होने लगी। वे आपस में कहने लगी कि हो न हो ये कोई ऊपरी चक्कर है। वो रूह इन दोनों का मिलन ही नहीं होने दे रही है। सुरभि ने ये सब सुना तो सबसे बोली, शांत रहिए आप लोग, ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं आप लोग? कल ही हम लोग अमन को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं, सारी बातें पता चल जाएंगी कि क्या बात है। फिर दूसरे दिन अमन अपने बड़े भाई और पापा के साथ साइकियाट्रिस्ट के पास गया और डॉक्टर ने उससे बहुत से सवाल पूछे और अमन ने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि अभी उसकी उम्र केवल 23 साल है। न उसका पहले किसी लड़की के साथ कोई अफेयर था और न ही कोई शारीरिक संबंध। उसने तो पहले ही मन में सोच लिया था कि वो अपने घर वालों की पसंद से ही शादी करेगा। अब डॉक्टर को पूरी बात समझ में आ रही थी और उन्होंने नेहा को भी अपने पास बुलवाने को कहा। और जब डॉक्टर साहब नेहा से मिले तो उन्हें पूरी बात ठीक तरह से समझ में आ गई थी, क्योंकि नेहा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, अमन से कई गुना खूबसूरत। और फिर डॉक्टर साहब सबसे बोले, अमन को एक बीमारी हुई है। इस फोबिया में पुरुष को खूबसूरत महिलाएं पसंद तो होती हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं से उन्हें डर लगता है। खूबसूरत महिलाओं को देखकर या उनसे अकेले में बात करने के ख्याल से भी वे बुरी तरह घबराते हैं। इस फोबिया से पीड़ित लोगों को सुंदर महिलाओं से इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो ऐसी महिलाओं से मिलने या बात करने के ख्याल भर से ही बुरी तरह से घबरा जाते हैं, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाते हैं। तो इनका कोई इलाज? अमन के पापा ने पूछा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर मरीज के साथ ज़बरदस्ती की भी गई तो उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है और मरीज की जान भी जा सकती है। ये एक मानसिक बीमारी है जो कभी भी दूर नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब बोले, तो अब क्या करें हम सब? उसकी तो अभी अभी शादी हुई है। अमन के बड़े भाई ने पूछा। ये तो अब आप सभी को तय करना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, डॉक्टर साहब बोले। और फिर सभी घर लौट आए। सभी चिंता में थे कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे अमन और नेहा की खुशियाँ बरकरार रहे। इस बात को लेकर सभी चिंता में डूबे हुए थे और अमन की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने बेटे को जीवित भी देखना चाहती थी और खुश भी। बड़े अरमानों के साथ वो नेहा को अमन की दुल्हन बनाकर लाई थी, लेकिन अब उन दोनों की खुशियों को नज़र लग चुकी थी। और तभी नेहा ने सभी को रोते रोते अपना फैसला सुनाया कि वो अमन से तलाक लेगी। ऐसी शादी को जोड़े रखने का कोई मतलब नहीं जिसमें उसके पति की जान जा सकती हो। वो रोते हुए सबसे बोली, मैंने ये फैसला अपने दिल पर पत्थर रखते हुए लिया है। मैं भी अमन जी से अलग नहीं होना चाहती। मैंने उन्हें अपने दिल में देवता का स्थान दिया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये खूबसूरती मेरे देवता की जान की दुश्मन बन जाएगी। मैं एक रात की दुल्हन बनकर जीवन भर रह लूंगी, लेकिन मैं उनकी जान की दुश्मन नहीं बन सकती। कृपया मुझे आप सभी माफ़ कर देना। नेहा की इस बात पर सबका मन भर आया, लेकिन इसके सिवाय और कोई चारा न था। नेहा एक रात की दुल्हन ही सही, लेकिन उसका सुहाग जिंदा तो रहेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब